डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और मैं आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री के से संबंधित बीएससी पार्ट 1 के सब्जेक्ट के बेसिक्स के बारे में बताना शुरू किया था। आपको याद होगा कि अभी जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर 1 में हमने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के, जो आपको आगे के लेक्चर्स में काम आएंगे। और ये बेसिक्स इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि आपको आगे जो भी हम फार्मूलाज या कंसेप्ट यूज़ करें तो उसको आप यूज टू रहें और उसमें कोई आपको समझने में परेशानी ना हो। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में। एनालिटिकल ज्योमेट्री से संबंधित ये पेपर 4 है। आपको याद होगा कि मैंने बीएससी पार्ट 1 के पेपर 4 की बात करते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस। ये बीएससी पार्ट 1 के वेक्टर एनालिसिस है। ये वेक्टर बीएससी पार्ट 1 के आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक क्वेश्चन, ये पेपर 4th के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री से बेसिक की बात मैंने करी थी। तो उसी से संबंधित हमने अभी तक बताया था कि 3 डायमेंशन में किस तरह से कोई भी आपको 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं तो हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस कंटिन्यूएशन में आज आपको हम बताएंगे और बेसिक और भी टर्म्स हैं जो कि आपको इस्तेमाल में लाने हैं। जिस तरह से आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था 2 डायमेंशन में, वही सेक्शन फार्मूला आपका 3 डायमेंशन में कैसे इस्तेमाल में होगा, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो जो सेक्शन फार्मूला का बताया था 3 डायमेंशन में, तो ये हमारे पास होगा आपका सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं इसको। ये क्या होता है कि चाहे ऐसे कह लीजिए कि टू फाइंड the coordinate of a point which divides the line joining the points let us say it is P, x1, y1, z1 and Q, x2, y2 or z2. So how will you find if you are given any 2 points? Suppose I am drawing a graph. With the help of graphs it is becomes clear. Here is z-axis, here is x-axis and here is y-axis. Just I have taken 2 points, any 2 points I have taken. Here is P having coordinates x1, y1 और z1, और यहाँ जो हम ले लेते हैं ये आपका पॉइंट Q है, ये आपका है x2, y2 और z2। इसमें कहीं भी इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट लिया जाए R, जो इसको m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस बात को निकालने के लिए हम लोग इसका प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन में हम लेते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है और फिर ये ऐसे करके हम निकालते हैं। ये मान लीजिए पी क्यू है, ये एल एम है, ऐसे करके निकालते हैं हम। तो आपका ये आता क्या है, 2 पॉइंट मान लीजिए, the coordinate R मान लीजिए, coordinate of the point R which divides the line
joining the points p x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 is, ये r का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x y z। तो ये x की वैल्यू आती है, आपने जो पढ़ा था इंटरमीडिएट क्लासेस में, 2 डायमेंशन के लिए एकदम सेम आ जाता है आपका 3 डायमेंशन में, एकदम सेम उसी तरह से आ जाता है 3 डायमेंशन में। तो यहाँ जो आएगा x का कोऑर्डिनेट आ जाता है आपका यम x2 प्लस यन x1 अपॉन यम प्लस एन। y कोऑर्डिनेट आता है इस तरह से यम y2 प्लस यन y1 अपॉन यम प्लस एन, और z कोऑर्डिनेट आता है यम z2 प्लस यन z1 अपॉन यम प्लस एन, ये आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जिस तरह से आपने वहाँ किया था, तो यहाँ z नहीं हुआ करता था 2 डायमेंशन में, यहाँ पर आपका एक z आ जाता है 3 डायमेंशन में, और प्रोसीजर आपका सेम है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। और ये जो डिवीज़न है, दिस डिवीज़न इज नोन एज इंटरनल डिवीज़न, इसको इंटरनल डिवीज़न के नाम से जानते हैं, इसको इंटरनल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न की, तो हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न में द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर, सपोज एक्स वाई जेड, which divides the line joining the points p x1 y1 z1 x2 and q x2 y2 z2 in the ratio m is to n। यहाँ मेरा छूट गया है, इसको भी करेक्ट कर लें। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p एंड q in the ratio m is to n, ये आपका हो जाता है पॉइंट ज्वाइन इन द रेशियो, यहाँ छूट गया है, इन द रेशियो m is to n is, ये हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे इन द रेशियो m is to n एक्सटर्नली, एक्सटर्नल का मतलब ये हो जाता है, जैसे हम यहाँ बात करें एक्सटर्नल का, हम थोड़ा मतलब समझा देते हैं। आपने पढ़ा है, आपने इंटरमीडिएट क्लास में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये आपका पॉइंट पी और क्यू है। यहाँ कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए आर इसी लाइन पर, ये आपका है x1 y1 z1, ये आपका है x2 y2 और z2। यहाँ कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए आर जो m और n के रेशियो में डिवाइड करता है, m और n के रेशियो में डिवाइड करता है ये। तो ऐसे में कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका x की वैल्यू आएगी, वो हो जाता है आपका m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। y का कोऑर्डिनेट आ जाता है m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। z कोऑर्डिनेट आता है m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। ये आपको एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन से संबंधित ये फार्मूला हो जाता है। अब इसी फार्मूले को डेराइव किया गया है हमारे पास, अगर मान लीजिए कि ये p और q का मिडिल पॉइंट होता, यानी कि रेशियो 1:1 के रूप में होता, तो कैसे निकालेंगे इंटरनल डिवीजन में। और इसी से हम डेराइव करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रायड ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस। तो ये बातें हम तुरंत अभी करने जा रहे हैं अगले पेज पर। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर नोट में लिख लिया आप इसको, द कोऑर्डिनेट
the coordinate of middle point are x, y, z, which divides middle point of the middle point R of the line joining the points x1, y1, z1 and q x2, y2, z2 is, ये हो जाता है x की वैल्यू x1 प्लस x2 बाई 2, y की वैल्यू हो जाती है y1 प्लस y2 बाई 2 और z की वैल्यू हो जाती है z1 प्लस z2 बाई 2। ये हो गया पहला नोट। दूसरा नोट हम आप ये कह सकते हैं कि अगर इफ़ x1 a मान लीजिए, x1, y1, z1 b मान लीजिए, x2, y2, z2 एंड c मान लीजिए x3, y3 और z3 be the coordinate of the vertices of a triangle ABC, then centroid of triangle ABC is, then coordinate of centroid is x is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y is equal to y1 plus y2 plus y3 by 3 और z is equal to z1 plus z2 plus z3 by 3. तो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट, दिस इज़ द दैट इज़, ये कह सकते हैं दैट इज़ x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, z1 plus z2 plus z3 by 3 is the coordinate of centroid of triangle ABC having vertices A x1 y1 z1, B x2 y2 z2 and C x3 y3 z3। तो ये आपको बताना था हमारा कि ये बेसिक है, कहीं इस्तेमाल में आएगा तो हम इसको इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको जा रहा हूँ बताने कि एक नया टर्म आता है। आप तो जानते ही हैं कि जब हम 2 डायमेंशन में बात करते हैं किसी भी लाइन के पोजीशन के लिए, तो हमारे पास जो प्ले करता है रोल वो है आपका ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन से आपको अवेयर है ऑलरेडी 2 डायमेंशन में, एंड सेम रूल इज़, अब ये बात आती है कि 3 डायमेंशन में ऐसी कोई चीज़ ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन हो नहीं पाती है। तो इस बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली gradient plays a very important role to find the position of a straight line किसी भी in 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन में आप देखेंगे तो ग्रेडियंट जो होता है, स्लोप कहते थे उसको, आपको याद होगा। स्लोप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था जब किसी भी लाइन को के लोकेशन की बात करते हैं या पोजीशन की बात करते हैं, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बट इन 3 डायमेंशन
in 3 dimension, this is not useful, is not useful to find the position. यूजफुल कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिए कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड द पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। तो अब बात आती है कि भाई हुआ क्या, तो फिर ऐसे में किसी भी लाइन के पोजीशन को 3 डायमेंशन में हम कैसे बताएंगे। तो अब यहाँ पर एक नया टर्म इट इज़ यूज्ड a new term known as डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का इस्तेमाल किया गया। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज to find the position of a straight line in 3 dimension। तो ये बात की गई कि हम जब 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो ऐसे में हमारा जो है एक नया टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, उसका नाम होगा डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज। ये दोनों लगभग एक ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि ये रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। तो आज हमको सीखना है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इन 3 डायमेंशन, इसकी डेफिनेशन जाननी है। एंड हाउ इफ़ योर लाइन इज गिवन देन हाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन। ये अभी आपको हम जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में बताने आपको। तो ये हम आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही है। ये सिमिलर जो आपको बताया सेक्शन फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला जो है आपका एकदम सिमिलर है जिस तरह से आपका 2 डायमेंशन में पढ़ते थे। सिर्फ एक कोऑर्डिनेट आपका जेड बढ़ गया है, आपको लग भी रहा होगा अगर आप 2 डायमेंशन पढ़े होंगे तो। उसी तरह से अब यहाँ जो बात आती है वो स्लोप के जगह पर आपका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो की बात आती है। तो अब हम चलते हैं आपको डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में जानना, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जानना। तो यहाँ पर आप पेज में हटा रहा हूँ, दूसरे पेज पर आता हूँ मैं। तो आज हम आपको जा रहे हैं बताने डिटेल्स में कि ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं ये बताया गया, इसकी डेफिनेशन दी गई कि अगर कोई भी लाइन, पहले आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। अगर कोई भी लाइन 3 डायमेंशन में दी गई हो तो उसका ये देखना रहता है कि वो जो कोऑर्डिनेट प्लेन से या कोऑर्डिनेट एक्सिस से, नॉट प्लेन, ये जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितने का एंगल बनाता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन ए बी दे दिया गया और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से, कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से आपका बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। तो इन एंगल्स का जो कॉस लेंगे हम कोसाइन, वही आपका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो इस बात को हमको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ डेफिनेशन लिखते रहे हैं आपको। इन 3 डायमेंशन if alpha, beta, gamma are the angles made by a straight line with x axis, y axis and z axis respectively, then their cosine that is cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of line।
they are the direction cosines are denoted by the letters small l, small m and small n. That is, L is equals cos alpha, M is equals cos beta and N is equals cos gamma. These are the direction cosines. अब ये बात आती है भाई कि किस तरह से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ये हमको समझना है कि कोई भी अगर दे दिया जाए लाइन तो इसका कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ये समझना तो बड़ा आसान हो जाता है इससे, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको ये समझाऊँ कि कैसे हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जेड एक्सिस को ड्रा कर दिया, ये जेड एक्सिस है, यहाँ हमने ड्रा कर लिया आपका ये एक्स एक्सिस, ये आपको सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस है, और ये सपोज कर लीजिए कि यह आपका वाई एक्सिस है। अब कोई भी एक लाइन लेते हैं, मान लीजिए हम कोई भी लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एक आपका ओ ए लाइन कोई ले लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने क्या किया है कि इस पर ए एक्स डिस्टेंस चला है। इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव ट्रेवल्ड एक्स डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के पैरेलल आपने चढ़ा है वाई डिस्टेंस, और आपने जेड एक्सिस के पैरेलल चढ़ा है आपका जेड डिस्टेंस। तब आप जो है ये पहुँचे हैं इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर पहुँचे हैं। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब ये इस बात को हम ध्यान से देखें तो इस ओ ए का जो प्रोजेक्शन, ओ ए का पोजीशन होगा, मान लेते हैं वो ओ डैश ए होगा, और ये एंगल अगर अल्फ़ा बनाता है, यहाँ से ये जो एंगल आपको दिख रहा होगा ये अल्फ़ा बना रहा है, यही आपका एंगल ये बीटा बना दे, वाई एक्सिस से ये आपका बीटा बनाए, ये एंगल मान लीजिए आपका ये बीटा बना दे एंगल, और ये जो एंगल आपका इसी से आपका गामा एंगल बना दे, तो ये कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा ही कहलाता है आपका डायरेक्शन कोसाइंस। तो व्हाट इज़ द वे टू डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइन, कैसे हम निकालेंगे? तो हम यहाँ बात करें, ज़रा सा यहाँ बात करते हैं कि लेट अस कंसीडर a line OA joining origin O having coordinate 0 0 0 and A x comma y comma z, and let us consider a line OA which makes angles alpha, beta, gamma with x axis, y axis and z axis respectively। तो हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअली कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी हो यानी डायरेक्शन कोसाइन, देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन OAR L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये होता है x अपॉन OA, दैट इज x अपॉन डिस्टेंस OA का मतलब अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से हम m की वैल्यू निकालें तो कॉस बीटा, ये आता है y अपॉन OA, एंड दिस इज अगेन y अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यह निकालें तो कॉस गामा होता है, ये हो जाएगा जेड अपॉन OA, और जेड अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बात आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ज़रा इसको ध्यान से देखें। हम ये मान लेते हैं, अब ये बात कर लेते हैं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। यहाँ हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, भले ये 2 डायमेंशन में है, यहाँ पर छुपा हुआ है जेड एक्सिस, यहाँ जेड एक्सिस छुटा हुआ है, ये जेड एक्सिस हमने ऐसे ले लिया, ये ओ ए लाइन था। अब इसकी बात करें तो यहाँ जो ये प्रोजेक्शन है, ये डिस्टेंस आपकी एक्स है। ये जो ओ ए डिस्टेंस है ये आपका है, सच पूछिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ये आपका 0 0 0 कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट है आपका एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये डिस्टेंस ये मिल गई ओ ए। अब हम ये एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से अल्फा। अब यहाँ देखें तो इन ट्रेंगल ओ ए एम, इन ट्रेंगल ओ ए एम कॉस फॉर्मूला लगाएं, कॉस अल्फा निकाल लें तो ये हो जाता है आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूस। तो ये देखें तो ये हो जाता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ देखें तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास आपका देखें तो यहाँ x है, और हाइपोटेन्यूस देखें तो ये आपका है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से हम अगर इसको y एक्सिस ले लेते और इसको x एक्सिस ले लेते, ये z एक्सिस कैसे कर लेते, तो ये y हो जाता। और इसी तरह से सिमिलरली वी कैन फाइंड cos बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड cos गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा हम निकाल सकते होंगे। तो ये आपको समझ में शायद आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी से संबंधित। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपको प्रोजेक्शन के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम डायरेक्शन रेशियो की भी बात कर लें। अब यहाँ पर कुछ नोट्स आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको नोट आप लिखेंगे, पहले नोट कि भाई एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, सिंस एक्स एक्सिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन, used in 3 dimension. So the direction cosine of this line is, अब जरा बताइए एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री कॉमा cos 90 डिग्री कॉमा cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बनाता है, वाई एक्सिस से 90 बनाता है और जेड एक्सिस से 90 बनाता है। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगी इसकी, दैट इज़ ये हो जाएगा cos 0 1 कामा 0 कामा 0। इसी तरह से आप देख सकते होंगे सिमिलरली द डायरेक्शन कोसाइंस of the line y axis are 0 comma 1 comma 0, 0 comma 1 comma 0, and direction cosine of z axis are, ये हो जाएगा आपका 0 कामा 1 का, 0 कामा 0 कामा 1, ये हो जाता है। तो ये बात हम आपको समझा दिए कि अगर एक्स एक्सिस है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 कामा 0 कामा 0 होगा। अगर वाई एक्सिस है का मतलब वाई एक्सिस खुद से 0 डिग्री बनाएगा एंगल, तो उसका कॉस लेंगे तो आपका हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो वाई वाला 1 हो गया, m की वैल्यू 1 हो गई। ये जो है एक्स एक्सिस से अगर देखें तो आपका 90 डिग्री बनाता है वाई एक्सिस, तो वो cos 90 उसकी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी। तो डायरेक्शन कोसाइन में cos 90 का मतलब हो जाएगा 0, तो ये आपका 0 हो गया, L इज इक्वल टू 0। और यही वाई एक्सिस जेड एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 इज 0। सो 0 कामा 1 कामा 0 आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन वाई एक्सिस।
And the same way, when we try to find out the direction cosine of z-axis, you will find the z-axis is just making an angle of x-axis with x-axis is 90 degree, and z-axis is making an angle of 90 degree with y-axis also, but z-axis is making an angle 0 degree with itself z-axis. So cos of their cosine of their the angles are 0, 0, cos 0, cos 90, cos 90 or cos 0. So it is cos 0 is cos 90 is 0, cos 90 is 0, so it is cos 0 is 1, so 0 0 1, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस हो गया। अब आती है बात कि भाई दूसरी बात आती है यहाँ पर, सेकंड आपको ये बात आती है कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, या हम इससे बात करें डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होता है, तो आगे हम ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, या हम कर लें कि अगर दो पॉइंट का ज्वाइन करता है, इफ़ डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस of a line joining the 2 points x1 y1 z1 and ये p मान लीजिए and q x2 y2 z2 r, तो ये l इज इक्वल टू जो होता है आपका आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन डिस्टेंस pq, m इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन डिस्टेंस pq, और n इज इक्वल टू हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन डिस्टेंस pq, वेयर pq इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। या इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं pq इज इक्वल टू r इज नथिंग बट, ये स्क्वायर है तो इसका मतलब x2 माइनस x1 करिए चाहे x1 माइनस x2 करिए, इसका डिफरेंस होता है एक्चुअली, तो इसको हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, इसको r से लिखें तो ये l आपका cos अल्फ़ा होगा, इसकी वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 अपॉन r, यम हो जाएगा cos बीटा और इसकी वैल्यू आएगी y2 माइनस y1 अपॉन r, यन हो जाएगा cos गामा और इसकी वैल्यू आएगी z2 माइनस z1 अपॉन r। तो ये था आपका निकालने का तरीका। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें क्या मिलता है, फ्रॉम एबव we find that the relation between them, the relation between L, M, N, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, मान लीजिए ये पी क्यू है, इज़, ये मिल जाएगा आपका L, इसका अब देखिए रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हुआ। अब इसको जोड़ें हम तो देखेंगे आप कि यह हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 कर लीजिए, चाहे x1 माइनस x2 चाहे y1 माइनस y2 कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये r स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें तो r स्क्वायर जो होता है ये r स्क्वायर हो गया, ये जो मिला है आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर जो है ये का अंडर रूट लेंगे तो r हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, अगर अंडर रूट हटेगा तो हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। सो फाइनली द रिलेशन बिटवीन देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये हमेशा इस्तेमाल में आएगा। सॉरी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो जब कभी भी हम आपसे बात करते हैं किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के रिलेशन की, तो अगर यल यम यन किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो आपका हो जाता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो आपको जो आपको आगे काम आएगा। हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं बात हम कि डायरेक्शन, जब इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। तीसरा नोट, द डायरेक्शन कोसाइंस of a line joining the points P x1, y1, z1 and Q x2, y2, z2 R। ये आपने देखा था कि cos अल्फा L इज इक्वल टू था ये x1 माइनस x2 माइनस x1 अपॉन R। यम था आपका cos बीटा, ये था आपका y2 माइनस y1 अपॉन R, और ये यन था आपका cos गामा, और ये था आपका z2 माइनस z1 अपॉन R, वेयर R इज अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं? वी सी दैट कि द डायरेक्शन कोसाइंस यल यम यन of the line PQ are proportional to x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 इसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि R इज because R is fixed and constant। तो ये मिला क्या कि L is proportional to हम कह सकते हैं x2 माइनस x1, M is proportional to y2 माइनस y1 और N is proportional to z2 माइनस z1। तो ये अब ये बात आ गई कि ये कहा गया, तो ये दिस लीड्स टू डिफाइन डायरेक्शन ratios of the line, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। सो डायरेक्शन रेशियोज की डेफिनेशन क्या होती है ये आपको थोड़ा बता दें। डायरेक्शन रेशियोज ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज कि हम ये कह सकते हैं कि एनी थ्री नंबर्स A, B, C which are proportional to the direction cosines of a line are called डायरेक्शन रेशियोज। तो कोई भी तीन नंबर है, अगर वो किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो तो वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। इसका ये मतलब होता है कि ये क्या मिला हमको, हेंस द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन joining the points P x1,
y1 z1 and q x2 y2 z2 are a is equal to x2 minus x1, b is equal to y2 minus y1 and c is equal to z2 minus z1. So these are the numbers which are proportional to direction cosines of a line. अब ये बात आती है कि सपोज यू आर गिवन अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, देन हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन. तो इसके लिए आपको नोट नंबर 4 चलते हैं. इसमें 4th नोट करना होगा आपको. ये ध्यान रख सब दीज आर द बेसिक टॉपिक्स, और इसको आपको आगे क्वेश्चंस करते समय ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. कि अगर मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट दिया रहेगा और उसको एक लाइन ज्वाइन करती होगी, तो उसका अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स को घटा देते हैं. यानी x2 माइनस x1 कर देंगे तो इसका पहला डायरेक्शन रेशियो निकलेगा, y2 माइनस y1 कर देंगे तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकलेगा, और z2 माइनस z1 कर देंगे तो ये तीसरा डायरेक्शन रेशियो निकलेगा. इस तरह से हम आसानी से किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं. अब आती है बात कि अगर किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे दिए गए हैं तो हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. तो ये बात आती है यहाँ पर. ये 4th मैंने नोट कर दिया है, उसको ध्यान रखिएगा कि इफ़ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन हैविंग direction cosines L, M, N, then the relation between DRs and DCs of a line, you know, DRs मतलब डायरेक्शन रेशियोज, DCs मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, राइट, आर L इज इक्वल टू A अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इज इक्वल टू B अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, N इज इक्वल टू C अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. So this is the way to find the direction cosines, the relation between direction cosines and direction ratios. एक्चुअली ये होता है कि जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये प्लस माइनस में आ जाता है, तो इसको प्लस माइनस में ही लिखते हैं. तो ये हम कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इज इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N इज इक्वल टू C अपॉन A अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. ये प्लस माइनस हमेशा रखेंगे. ये था आपको ऑल अबाउट these are the informations all about the direction cosines and direction ratios of a line. अब हम चलते हैं, आपको बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट की बात करेंगे. तो प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट कैसे हम निकालते हैं इसकी बात हम आपसे करने जा रहे हैं. नाउ projection of a line segment, projection of a line segment, projection of a line segment on a given straight line, इसकी बात हम करने जाएंगे. तो अगर कोई भी लाइन सेगमेंट हमको दे दिया जाए तो उसका, मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट देंगे, सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का छोटा पार्ट, तो वो जाहिर है कि उसको हम कैसे, किस तरह से हम बताएंगे कि उस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन क्या होगा. इस बात को हमको अभी सीखना है आपको. जब 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो 2 डायमेंशन में तो आप आसानी से जानते हैं आपकी डायरेक्शन किसी भी लाइन सेगमेंट को कैसे निकाला जाता है, उसका प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है. थोड़ा सा ये बात करता हूँ. इन 2 डायमेंशन मान लीजिए एक लाइन आपका ये गिवन लाइन है,
और एक लाइन ये आपका ए बी है, ये लाइन सेगमेंट है, ये आपका लाइन सेगमेंट है। ये बात हम ध्यान रखिएगा, ये बात हम किसी कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की। ये 2 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी है और इसका ये गिवन लाइन है, इसका प्रोजेक्शन निकालना होता है, तो हम इसके ऊपर ए से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इस बी से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, और ये एम एन अगर लिखते हैं इसको, तो एम एन इज द प्रोजेक्शन हियर, एम एन इज द प्रोजेक्शन of the line segment of the line segment AB on the given line, ये हम कह सकते हैं। तो ये बात आती है कि भाई कैसे निकाला जाए। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको हम प्रोड्यूस करें नीचे की तरफ, और ये देखें कि हमारा ये कितने के एंगल बनाता है। ये मैं 2 डायमेंशन की बात पर याद दिला रहा हूँ आपको। तो ये अगर अल्फ़ा बनाता है, यहाँ से भी अगर हम प्रोसीड करें ऐसे, ये भी अल्फ़ा बनाता है। तो ये जो आपका देखा जाए तो ये एम एन जो निकलेगा, एम एन ये निकल जाएगा आपका ए बी कॉस अल्फ़ा। तो अब ये बात आती है कि भाई कॉस अल्फ़ा तो आपका देखा जाए तो डायरेक्शन कोसाइन भी हो जाता है किसी लाइन का। तो इसी चीज़ को, कंसेप्ट को लेकर के हम लोग 3 डायमेंशन में जब बात करते हैं, इन 3 डायमेंशन जब बात करते हैं, तो यही सेम चीज़ होता है। फ़र्क हो जाता है आपका कि ये 3D हो जाता है। ये सेम प्रोजेक्शन आता है वैसे ही, लेकिन ये आपका हो जाता है 3D। चूँकि ये कॉस अल्फ़ा की बात आती है, तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, अब ये रेशियो भी बात करेंगे हम, तो ऐसे आ जाता है। तो यहाँ मिल जाता है आपका कि इन 3 डायमेंशन द प्रोजेक्शन ऑफ a line segment joining the points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 on a given straight line, on a given स्ट्रेट लाइन पी क्यू, स्ट्रेट लाइन कोई भी लाइन ले लीजिए, लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस यल एम एन इज। अभी हम लिखेंगे प्रोजेक्शन जो होगा वो, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है प्रोजेक्शन, कोई भी है मान लीजिए लाइन, तो उसका जो प्रोजेक्शन हम निकालते हैं तो वो हो जाता है आपका, इस लाइन का प्रोजेक्शन ये हो जाता है इज इक्वल टू sum of projections of the line segment made by the given line। यानी कि अगर देखें हम तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू एल, y2 माइनस y1 इंटू एम, और z2 माइनस z1 इंटू एन। तो ये हो जाता है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन। तो यानी हमको ये मिल गया कि अगर हम बात करें कि कोई भी लाइन सेगमेंट के प्रोजेक्शन की बात करें, तो अगर हम ये फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि if P and Q are any 2 points, then the projection of line PQ on the line whose direction cosines are L, M, N is x2 minus x1 into L plus y2 minus y1 into M plus z2 minus z1 into N। ये हमको मिला। तो फाइनली हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि if P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2
be 2 points, then the projection of PQ, on a line whose direction cosines are ये हो जाएगा आपका LMN इज़, ये जो मिलेगा आपका x2 माइनस x1 इंटू L प्लस y2 माइनस y1 इंटू M प्लस z2 माइनस z1 इंटू N, ये मिल जाता है आपका प्रोजेक्शन। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी ज़रूरत पड़ने पर हम सीधे इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट लिया जाए, कोई भी लाइन लिया जाए तो उसका जो है डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे निकलता है। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ के कि अगर मान लीजिए इन केस कोई भी आपका दो लाइंस दे दिए जाए तो दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे इन 3 डायमेंशन। किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल आपने याद करिए कि जब 2 डायमेंशन में करते थे तो आपको याद होगा कि एक लाइन की ग्रेडियंट देखते थे m1 है, दूसरे लाइन की ग्रेडियंट अगर m2 है, तो इस तरह से आपका उस दिए गए लाइंस का बीच का एंगल थीटा जो है tan थीटा से निकालते थे। tan थीटा होता था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक्चुअली m1 माइनस m2 इज द डिफरेंस ऑफ m1 माइनस m1 एंड m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसे करके निकालते थे। अब यहाँ बात आती है कि हाउ विल यू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस हैविंग डायरेक्शंस कोसाइंस L1 M1 N1 L2 M2 N2, देन हाउ विल यू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ये बात हमको करने के लिए मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट है आपका द एंगल between the lines, two lines whose direction cosines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2 respectively is given by, ये हो जाता है cos थीटा, एंड cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से निकलता है। तो ये हो गया आपका दिस एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर कोई भी 2 पॉइंट्स है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो कोई भी 2 लाइंस है, दोनों लाइंस के अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो उनके बीच का एंगल हम आसानी से इस फार्मूले से हम निकाल सकते होंगे। अब आती है इसी में कि अगर वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं या दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इसकी बात हम करेंगे अभी। कि अगर मान लीजिए कोई भी 2 लाइन आपका परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 चूँकि 0 होता है, इस वजह से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तभी हो सकता है जब 2 लाइंस आपके परपेंडिकुलर हों और उनके डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं पहले वाले की L1 M1 N1 हो और दूसरे वाले की L2 M2 N2 हो, तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए उसका वो रिलेशन देखने के लिए कि वो जैसे हमारी एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी भी क्वेश्चन को प्रूव करना होता है, मान लीजिए कोई लाइन दे दिया जाए कि जिसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 दे दिया जाए, आपको कोई दूसरी लाइन दे दी जाए कि आपको जिसका डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 हो और ये आपको दिखाना हो कि क्या ये परपेंडिकुलर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उन दोनों डायरेक्शन कोसाइंस दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट निकालना है, अर्थात L1 L2 निकालना है, M1 M2 निकालना है और N1 N2 निकालना है और इनको ऐड कर देना है। अगर ये 0 होता है then the line said to be perpendicular, the 2 lines will be perpendicular, otherwise they will not be perpendicular। इस बात की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम अगले पेज पर हम चलते हैं। The condition
condition for the two lines having their direction cosine sorry, having their direction cosines L1 M1 N1 and L2 M2 N2 is L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. So this is the condition for the two lines to be perpendicular. ये ऐसे हो जा रहा है क्योंकि ये cos 90 हो जाएगा, cos 90 इज इक्वल टू 0, इस वजह से ऐसा हम हो जा रहा है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात जब हम करेंगे कि जब दोनों लाइंस पैरेलल हों, जब दोनों लाइंस पैरेलल हों तब क्या होगा। तो दोनों लाइंस पैरेलल की बात जब करी गई तो ऐसा नहीं है, ये दोनों बात जब करी गई तो उसके लिए दूसरी कंडीशन हमको मिली। हमको ये कहा गया कि टू लाइन्स whose डायरेक्शन कोसाइंस आर, द कंडीशन कह लीजिए, द कंडीशन फॉर द टू लाइन्स the condition for the two lines having DCs L1 M1 N1 and L2 M2 N2 is, ये क्या होता है कि उनके रेशियोज सेम होते हैं। ये कैलकुलेशन के बाद से आया था। इज़ L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये हो जाता है कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल दिखानी हो, उसके लिए उनके डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि वो लाइंस आपके पैरेलल हैं। अगर रेशियो सेम नहीं आता है तो वो जो कहलाएगा लाइन पैरेलल नहीं है। इस बात की हम आपको बता दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे इसमें बातें आती हैं आपको प्रूव करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस की भी बात हम करेंगे ज़रूर। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द एंगल between two diagonals of a cube having side A। अब हम ये बात करते हैं तो यहाँ पर ज़रा सा देखें, एक क्यूब हम बनाते हैं। मान लीजिए एक, चलिए क्यूब बनाते हैं। ये मान लेते हैं, हालांकि क्यूब है नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मान लेते हैं ये आपका क्यूब है। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि ये क्यूब है, इनके सारे साइड्स ए है, ये भी 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 ए है, ये सारे ए साइड्स हैं। ए है, ये भी, ये ऊपर वाला ए है, ये भी इन ऊपर वाला ए है, ये भी ऊपर वाला ए है, ये सारे के सारे ए साइड्स हैं। ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है। क्यूब में तो आप जानते ही हैं, क्यूब का मतलब हो जाता है कि 3 डायमेंशनल फिगर है और ये इसके साइड्स सेम होते हैं तो आपका क्यूब हो गया। ये हो गया, ये सारे हो गए। अब मान लेते हैं कोई भी दो डायगोनल लेना हमको। मान लीजिए कि आपने ले लिया ओ, इसका नाम कुछ दे दीजिए ओ, और यहाँ ले लिया आपका ए, यहाँ रख लीजिए आपका बी, और यहाँ रख लिया सी, और यहाँ रख लिया डी। ऐसे रख लिया आपने। और मान लीजिए कि ये हो जाएगा आपका पी, और सपोज़ कर लीजिए कि ये एन हो गया, सपोज़ कर लीजिए ये एल हो गया। पी एल एम, ये पी एल एन ले लिया हमने, एन ले लिया, ये आपने ले लिया। ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है।
तो ये जो एंगल निकालना होता है डायगोनल्स के लिए, तो हम इसकी चर्चा करते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। डायगोनल्स की बात करें हम, जैसे मान लीजिए एक आप देखें डायगोनल हमारे पास, इसमें आपको मिलेगा 4 डायगोनल्स मिलेंगे। तो ये चारों डायगोनल्स की बात हम करना चाहते हैं, तो कोई भी 2 डायगोनल आप ले सकते हैं। मान लीजिए OP एक डायगोनल हो गया, और कोई भी डायगोनल आप दूसरा ले लीजिए। आपका मान लीजिए आपने कोई ले लिया AN ले लिया, ये A और N ले लिया। तो let us consider the diagonals OP and AN हम ले लेते हैं। तो इट इज़ क्लियर दैट अब जरा सोचिए कि OP क्या है। OP इज अ लाइन ज्वाइनिंग, O का मतलब 0 0 0 एंड P का मतलब आपका हो जाएगा ये आपका देखें तो AAA होगा। यहाँ देखें P की जगह पे AAA होगा। सो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर L1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A माइनस 0 अपॉन A माइनस 0 का स्क्वायर, A स्क्वायर, A माइनस 0 इज A माइनस 0 प्लस A माइनस 0 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A माइनस 0 का स्क्वायर A स्क्वायर। इस तरह से M1 देखें हम तो भी हो जाएगा आपका A माइनस 0 अपॉन ये हो जाएगा A अपॉन √3 A स्क्वायर, यानी कि 1/√3 हो गया। हेलो, आपको दिख रहा होगा 1/3 ये हो गया। इस तरह से हम बात करें हम कि M1 की वैल्यू बात करें, M1 वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये भी आएगा, यानी A/3 √3 A स्क्वायर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3। M1 की बात करें तो ये हो जाएगा A माइनस 0 अपॉन √3 A स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 1/√3। अब हम चलते हैं आपका AN निकालने के लिए चलते हैं कि नाउ द AN डायगोनल AN इज अ लाइन, ये भी देखें तो एक लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये आपका है A का मतलब हो गया A, 0, 0 एंड N का मतलब हो गया, देखें ध्यान से, तो N भी आपका देखें तो ये आपका वाई एक्सिस में A हो गया, A, A भी आएगा, लेकिन आपको हाँ यहाँ भी आपका देखें तो N की वैल्यू आपकी आएगी माइनस हो जाएगा A, वही आपका देखें जरा सा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको ऐसे में जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका, यहाँ जो बात करेंगे ना तो इस साइड में जाना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा -A, ये मिलेगा। तो अब इसकी हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो सो इट्स डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगोनल ANR, तो ये मिलेंगे आपको, सच पूछिए तो L2 मान लेते हैं हम, तो L2 मिल जाएगा आपका -A माइनस 0, यानी कि -A अपॉन √3 A स्क्वायर, यानी कि ये फिर मिल जाएगा आपका -1/√3। M2 की वैल्यू मिल जाएगी इसी तरह से आपको 1/√3, N2 की वैल्यू मिल जाएगी, वो आ जाएगी 1/√3। Hence the angle between the diagonals two diagonals, ऑफ कोर्स यहाँ पर लिख देना है 2 डायगोनल्स, क्या नाम है इसका, OP and AN इज cos थीटा जो होगा वो हो जाएगा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, अर्थात ये L1 L2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 प्लस 3 हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3।
एक 1/3 से एक 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा आएगा आपका 1/3 एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3, यानी ये मिल गया आपका थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, इसका आंसर हो गया। तो दिस इज़ द एंगल, दिस इज़ द वे टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। तो इस तरह से आपको ढेर सारी चीज़ें अभी आगे आपको कुछ और भी चीज़ें हैं बेसिक जो आपको बतानी है, एंड देन वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर द स्ट्रेट लाइन। तो ये था बेसिक जानकारी आपको। अब हम आगे सीधे आपको हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है एंड हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस और आज के इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखें, समझ में नहीं आता है तो उसको फिर दोबारा पूछेंगे आप इस कोविड महामारी में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो आप तक पहुँचे, आपकी जानकारी अपडेट होती रहे और आप जो है अपनी प्रिपरेशन जो भी बीएससी पार्ट 1 से संबंधित या किसी भी कंपटीशन के लिए क्वांटिटी ज्योमेट्री से संबंधित अगर प्रिपरेशन करते हो उसके लिए आपका बेसिक ये हेल्पफुल हो और अच्छा रहे। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो के लिए, और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।